Hello, good evening to all the students. So as we are learning active passive voice and we have already done interrogative and assertive structure in our previous class. Now in this class we will learn how to change an imperative sentence into passive voice. Imperative, order, request, advice. हाँ वही वाला सेंटेंस. तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो मेरी क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमें ये बात फिर से रिमाइंड करनी है कि हम जब भी एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उस कंडीशन में हम केवल सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ना कि उसका सेंस. कि जो सेंस हमारा सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में है सेम सेंस हमारा पैसिव वॉइस में आना चाहिए. मतलब जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है दैट शुड नॉट बी चेंज, है ना. तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि इसका इंपेरेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना पैसिव वॉइस में हमारे लिए ऑब्जेक्ट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो इस बेस पे जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब आप वहां मत जाना कि स्ट्रक्चर में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नहीं वो नहीं. सेंटेंस फॉर्म जो करते हैं उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल टर्म्स है. तो फर्स्ट टर्म जो होता है पैसिव वॉइस के वो इंपेरेटिव के अंदर दैट इज विद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ बनेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट. जैसे विद ऑब्जेक्ट मतलब शट द डोर, ओपन द डोर. एग्जांपल ले लेते हैं. शट द डोर. क्लियर. ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट. क्लियर है. इसमें तो ऑब्जेक्ट मेंशन है, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट की बात करें कि क्या इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं. तो वो क्या है हमारा, जैसे मान लो मैं कहूँ गो अवे, दूर जाओ यहाँ से, तो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है. तो जब भी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम सेंटेंस चेंज करने जा रहे हैं जो पहले से ही एक्टिव वॉइस में उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. तो कुछ होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और कुछ होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. और जो बाकी है हमारा थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो होते हैं हमारे मोरल सजेशंस. जो होते हैं मोरल सजेशंस, एडवाइस, है ना, वो वाले सेंटेंसेस. तो उसमें हमने क्या देखा है, उसका स्ट्रक्चर जनरली कोई भी चीज को एडवाइस करना होता है वो ऑलरेडी पहले से ही शुड से बना होता है ना. हमने बात करी थी अपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट क्लास में ही कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट टॉक टू मच, है ना, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना. इस तरीके के तो इसमें ऑलरेडी शुड होता है. ठीक है. तो ये कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर है. अब हम इनको चेंज कैसे करेंगे इनटू पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले हम इसको चेंज करना सीखते हैं. क्लियर. जैसे शट द डोर, इसको चेंज करने का जो हमारा फर्स्ट वे है, नंबर 1, रूल नंबर 1, दैट विल बी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, और पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, हमने बात करी थी, दैट इज V3. क्लियर. ये वाला स्ट्रक्चर हम हमेशा फॉलो कर सकते हैं. कब? जब भी हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो. तो अब इसे चेंज करते हैं. शट द डोर. शट द डोर को स्टार्ट करेंगे हम लेट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द ऑब्जेक्ट द डोर. तो लेट द डोर, देन नेक्स्ट इज बी. लेट द डोर बी. शट की पास्ट फॉर्म V3, दैट इज शट. लेट द डोर बी शट. लेट द डोर बी शट. आप और कोई सेंटेंस बनाओ. सपोज अगर मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, अगेन ओपन इज वर्ब एंड डोर इज ऑब्जेक्ट, देन लेट द डोर बी, द थर्ड फॉर्म ओपन. Let the door be open. Let the door be open. So that is the first rule to change an imperative sentence into passive voice. Clear? Let object be, then V3. Is it clear? Now come to the next. कि अब इसमें go away, क्या ये सेम रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है? दूर जाओ when there is no object in the sentence. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. अवे हमारा एक क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड ही आते हैं. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 वर्ड्स हैं, तो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा. उसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता. तो अवे, अवे इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, इन दैट कंडीशन कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर? सो आंसर इज नो. हियर आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना पड़ेगा. वो क्या है, चलो देखते हैं. सो हियर यू नीड टू यूज रूल नंबर 2, दैट इज यू आर. अब हमने देखा है imperative sentences can be an order,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्डर, थर्ड फॉर्म, मेक श्योर। देन कैन बी रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होते हैं रिक्वेस्टेड, और कैन बी एडवाइज्ड और सजेशन, तो एडवाइज। ओके, ये सेकंड रूल है, यू आर ऑर्डर्ड। अगर हमारा सेंटेंस कोई ऑर्डरिंग सेंटेंस है दैट टाइम वी यूज यू आर ऑर्डर्ड। अगर वो रिक्वेस्टिंग है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और अगर वो कोई एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड। एंड देन टू, you are ordered to what? To the remaining sentence say go away, you are ordered to go away, कि तुम्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। या फिर you are requested to go away, तुमसे रिक्वेस्ट की जा रही है तुम चले जाओ, मतलब जो भी आपका सेंस है यहाँ पर go away का। देन you are advised, then go away। इट मीन्स कि आपको ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर यूज करना है, you are ordered, you are requested, then you are advised to, then the next the remaining sentence will be same। उसके बाद जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है that will be placed here same as it is। clear? you are ordered to go away। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पर हमने यू किस बेस पे चूज किया, हमने यू को ही, यू प्रोनाउन ही हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज। सो माई आंसर इज कि जब भी हम कोई भी ऑर्डरिंग या रिक्वेस्टिंग सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो हम ऐसे मानते हैं कि ये रिक्वेस्ट या ये ऑर्डर किससे की जा रही है, तुमसे, यानी आपसे, सामने वाले से, सेकंड पर्सन से। तो जो भी ये काम है, शट द डोर, ये कौन करेगा, ये आप करोगे। जैसे ओपन द डोर, ये कौन करेगा, आप करोगे। गो अवे किससे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। तो ये जो भी एक्शन है इसको करने वाला कौन रहेगा, यू, आप रहोगे। इसीलिए कभी देखना जो भी ऑर्डरिंग और रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होते हैं कभी भी पास्ट में फॉर्म नहीं होते, क्यों, क्योंकि उसको प्रेजेंट टाइम में सामने वाले से ही कहा जाता है। क्लियर? इस वजह से हमारा यू जो वर्ड था यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वो डूअर है उस एक्शन का, तो इसीलिए हमने उसको क्या माना है, यहाँ पर उसी को ये काम करने को कहा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड। क्लियर? ये रीजन है। अब आप पूछोगे कि क्या मैम ये ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हम रूल नंबर 2 से बना सकते हैं। देखो, तो ये वाला जो सेंटेंस है यानी कि विद ऑब्जेक्ट, वो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। रूल नंबर 1 से हमने यहाँ बनाया, अब रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। शट द डोर कहीं ना कहीं एक ऑर्डरिंग सेंटेंस लग रहा है, रिक्वेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई पोलाइट वर्ड नहीं है। तो हम इसको बनाते हैं यू आर, हम क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, टू शट द डोर। क्लियर? यू आर ऑर्डर, तो हमें सेम चीज याद रखना है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। क्लियर? ये बन जाएगा। या फिर यू आर ऑर्डर ओपन द डोर, जो भी सेंटेंस है। इसका मतलब विद ऑब्जेक्ट वाले दोनों ही रूल से बन सकते हैं, रूल 1 और रूल 2। ठीक है, ये दोनों ही अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा लेट ऑब्जेक्ट बी V3, और हमारा सेकंड रूल है यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज टू, और 2 के बाद रिमेनिंग सेंटेंस सेम। अब बात आती है कि मैम अगर नेगेटिव सेंटेंस है देन हमें क्या करना होगा, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर, तो ऐसी कंडीशन में आप नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, लेट द डोर, लेट द डोर नॉट बी शट, लेट द डोर नॉट बी शट, कि हमें कुछ नहीं करना, बी से जस्ट पहले नॉट ऐड कर देना है। ओके, तो रूल नंबर 1 में नॉट कैसे ऐड करेंगे, जस्ट बी से पहले। बट अगर हमें इसमें नॉट ऐड करना हो तो कि डोंट शट द डोर, हमने ये बनाया यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, इसको हम बनाएंगे रूल नंबर 2 से। दैट विल बी, मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यहाँ पे हम 2 से पहले नॉट ऐड करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शट द डोर, शट द डोर। इज इट क्लियर? हमने अभी देखे कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं इंपेरेटिव, देयर कैन बी एन ऑब्जेक्ट और देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है वहां पर ऑब्जेक्ट हो भी और हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो। तो जब ऑब्जेक्ट हो तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 वी कैन अप्लाई बोथ। बट जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में रूल नंबर 2 ओनली कैन बी एप्लीकेबल। क्लियर है? यहाँ पर हमें यू आर ऑर्डर्ड से सेंटेंस बनाना होगा। तो इसीलिए ये एडवाइस की जाती है बच्चों को जर्नली कि अगर एक बार को ये ना भी याद रहे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर
विद ऑब्जेक्ट के भी एप्लीकेबल है और विदाउट ऑब्जेक्ट के भी एप्लीकेबल है। तो कैसा भी सेंटेंस होगा इंपेरेटिव का, उसको आप इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले। अब बात कर लेते हैं एडवाइस की। तो एडवाइस का हमने देखा कि यू आर एडवाइज टू गो अवे या यू आर एडवाइज टू शट द डोर, ऐसे ही बन सकता है। और इसका एक रूल और है, हम उसको भी देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप, दैट इज एडवाइजिंग। एडवाइस वाले सेंटेंस जो होंगे नंबर 3, दैट इज, मान लो सजेशन एडवाइस लेते हैं, सजेशंस या फिर एडवाइस। ऑर्डर रिक्वेस्ट तो हमने देखना सीख लिया कि जिसमें भी आगे सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट है, तो कैसे फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं हम एडवाइस की। तो एडवाइस की बात करते हैं पहले बिना सब्जेक्ट वाले। जैसे कि अगर हमने सेंटेंस बोला हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब देखो, आप फिर से यहाँ देखो, हेल्प द पुअर इज एन ऑर्डर, क्योंकि आप कहोगे कि मैम स्ट्रक्चर के बेस पे तो हमें यही लग रहा है, स्टार्टिंग विद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, बट हमें सेंस पे ज्यादा काम करना है कि ये सेंस क्या है। हेल्प द पुअर इज एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं, ये आपको बस एक एडवाइस दी जा रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमने जो रूल नंबर 2 पढ़ा था, रूल नंबर 2 दैट इज यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। रूल नंबर 2 यहाँ एप्लीकेबल है, हेल्प द पुअर। क्लियर है, यू आर एडवाइज टू और 2 के बाद हेल्प द पुअर। क्लियर, सेम सेंटेंस कॉपी कर दिया। रूल नंबर 2 था हमारा। अब इसको हम और कैसे बना सकते हैं, तो इसको बनाने का एक स्ट्रक्चर और है, वो सेम एज इट इज किसकी तरह बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी को ऑर्डर या एडवाइस ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो किसे किया जा रहा है, आपको किया जा रहा है। इट मीन कि हम मानेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड है यू, कि यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें मदद करनी चाहिए लोगों की, राइट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस व्हाट इज द फॉर्म वी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, दैट इज V3, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द रूल नंबर 3 दैट इज अप्लाई इन द imperative sentence to change into passive voice. Rule number 3. So which word is object here? The poor should be action help. Always use third form of verb whenever you change any active voice into passive voice. Helped by you. अब ये मत कहना कि देखो मैम ये यू कहाँ से आया, मैंने आपको समझाया है कि जब भी हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं, मीन सेंटेंस जब भी वर्ब से स्टार्ट होगा, सेंटेंस जब भी वर्ब से स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में ये माना जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा हमेशा कि यहाँ पर सब्जेक्ट यानी जो एक्शन का डूअर है वो कौन है, दैट विल बी यू, वो आप होगे, तो यू, दैट्स व्हाई वी यूज हियर बाय यू। ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। जनरली अगर कोई भी एक सिंपल एडवाइस का सेंटेंस है, उस कंडीशन में ये शुड लिखा हुआ ही होता है ना, लेकिन अगर शुड ना लिखा हुआ हो तो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो शुड बी का यूज करके। ठीक है, शुड बी देन V3। तो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग कि अगर कोई एडवाइस या सजेशन वाला सेंटेंस है, वहां पर हम रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू। क्लियर, ये 2 रूल है हमारे एडवाइस और सजेशंस वाले सेंटेंस के लिए, जो कि इम्पेरेटिव का पार्ट है। तो आज के इस टॉपिक में हमने इम्पेरेटिव से रूल को डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे तीनों रूल। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, रूल नंबर 1, दैट इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारा ये था। क्लियर, तो हमने देखा कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, व्हेन द सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट, दैट टाइम वी यूज, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उस कंडीशन में आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस कंडीशन में हम केवल रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। और अगर हमारा कोई सेंटेंस एडवाइस या सजेशन वाला है, उस कंडीशन में भी हम रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, रूल नंबर 2 किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है, और वो सबसे ज्यादा सिंपल भी है याद करना। क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। क्लियर, 2 के साथ
आगे रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम, सेंटेंस को सेम रखना है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के लिए हमने इतना ही सीखा कि हाउ टू चेंज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक डिटेल में बिल्कुल क्लासरूम फीलिंग के साथ समझाई जाए, तो आप हमारे चल रहे इंग्लिश ग्रामर स्कोर बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इस कोर्स की डिटेलिंग ले सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, और आपको ये क्लास कैसे लगी वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी, लेकिन एक बार आप इस कोर्स को चेकआउट जरूर करना। बाय बाय।